गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम विलियन का ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं और पिछले क्लास में मैंने भारतीय भवन का 14 ऑब्जेक्टिव बताए हैं। आज शेष ऑब्जेक्टिव बताएंगे। उम्मीद है कि आप अच्छे हैं। आप अच्छे हैं तो हम भी अच्छे हैं। ध्यान से देखिएगा, आपका ऑब्जेक्टिव बोर्ड पर लिखा हुआ है, आपकी नजरिया इधर होना चाहिए। देखिए, क्वेश्चन कहता है कि किसी विलियन के अनुसंख्यक गुणों में से कौन सा प्रोटीनों तथा बहुलकों के अनुभाग निर्धारण के लिए श्रेष्ठ है। क्वेश्चन कहता है कि कौन सा अनुसंख्यक गुण है, ये 4 ऑप्शन में से, ठीक है, कि प्रोटीनों और बहुलकों के अनुभाग निकालने के लिए सर्वश्रेष्ठ है, मतलब सबसे अच्छा है या सबसे उत्तम है। तो इसका आंसर होगा प्रासरण दाब। क्या आंसर होगा? पहला ऑप्शन है प्रासरण दाब, दूसरा है वाष्प दाब में अवनमन, तीसरा है हिमांक में अवनमन, चौथा है क्वथनांक। तो इसका आंसर प्रासरण दाब होगा। आप आंसर लिख सकते हैं ए। अब ऐसा क्यों? प्रासरण दाब ही क्यों होगा? बाकी अनुसंख्यक गुणधर्म क्यों नहीं होगा? प्रोटीनों और बहुलकों के अनुभाग ज्ञात करने में सबसे श्रेष्ठ। ऐसा इसलिए कि प्रोटीन और बहुलक एक बड़ा अणु होते हैं। अब बड़े अणु का मेजरमेंट प्रासरण दाब के द्वारा ही किया जा सकता है, अन्य अनुसंख्यक गुणधर्म द्वारा नहीं किया जा सकता है। इसलिए क्योंकि प्रासरण दाब द्वारा हम बड़े बड़े अणु का भी मेजरमेंट कर सकते हैं। अन्य जो अनुसंख्यक गुणधर्म है, इसमें इसके द्वारा हम प्रोटीनों या बहुलकों का अनुभाग नहीं ज्ञात कर सकते। ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन सब यहाँ पर क्वेश्चन है कि सर्वश्रेष्ठ कौन है, तो प्रासरण दाब, क्योंकि ये बड़े बड़े अणु का में परिवर्तन आसानी से दिखा देता है या आसानी से मेजर कर लेता है, लेकिन ये सब बड़े बड़े अणु का परिवर्तन आसानी से नहीं दिखा पाता है या आसानी से मेजर नहीं कर पाता है। इसलिए इसका आंसर होगा प्रासरण दाब। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16। कहता 5 ग्राम NaOH युक्त 250 मिलीलीटर विलियन की मोलरता होगी। पहला ऑप्शन है 0.1 m, दूसरा है 0.5 m, तीसरा है 1 m, चौथा है 2 m। यहाँ m जो है, m मोलरता को m से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मोलरता का यूनिट होता है ग्राम पर लीटर। तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि ये 5 ग्राम NaOH है, और कहता है कि 5 ग्राम NaOH युक्त 250 ml विलियन की मोलरता बताइए। मतलब इसका कहना ये है क्वेश्चन में कि 5 ग्राम NaOH लेकर के 250 मिलीग्राम विलियन बनाया गया। तो पूछ रहा है कि विलियन की मोलरता क्या होगी। ध्यान से समझेंगे। आपको पता है कि 1 लीटर बराबर कितना होता है? 1000 मिलीलीटर। पता है कि नहीं? बताओ। 1 लीटर बराबर कितना होता है? 1000 मिलीलीटर। ठीक है। तो हमको ये बताइए कि 1 लीटर बराबर, चूंकि करके यहां लिखेंगे, चूंकि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, इसलिए 1 मिलीलीटर बराबर कितना हो जाएगा? 1 मिलीलीटर बराबर हो जाएगा 1/1000 लीटर हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ विलियन का जो आयतन दे रखा है वो कितना दे रखा है? 250 ml। तो 1 मिलीलीटर बराबर 1/1000 लीटर, तो 250 मिलीलीटर बराबर क्या हो जाएगा? इसलिए यहां लिखेंगे आप, इसलिए 250 ml इक्वल टू हो जाएगा भैया 1 ml बराबर 1/1000 लीटर, तो 250 ml बराबर क्या हो जाएगा? 250 डिवाइडेड बाय 1000 लीटर हो जाएगा। ठीक है। अब आपको निकालना क्या है? अब आपको निकालना है विलियन का मोलरता। तो पहले क्या कीजिए, यहां जो NaOH है इसका मोलर द्रव्यमान निकाल लीजिए। ध्यान दीजिए, NaOH का मोलर द्रव्यमान
NaOH का मोलर द्रव्यमान लिखिए या मोलर भार लिखिए, एक ही बात हुआ। तो NaOH का मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा? देखिए एक सोडियम है तो एक सोडियम का भार कितना होता है? 23 प्लस एक ऑक्सीजन कितना होता है? 16 और एक हाइड्रोजन कितना होता है? 1। तो 16 1 17, 23 कितना हो जाएगा? 40 ग्राम पर मोल हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? विलियन का मोलरता। तो आप यहां लिखेंगे विलियन का मोलरता। विलियन का मोलरता क्या हो जाएगा? तो विलियन का मोलरता M = हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, विलियन का मोलरता इक्वल टू कितना होगा ये हमको निकालना है। तो देखिएगा कि मोलरता बराबर क्या होता है, पिछले क्लास में बताई तो फॉर्मूला, ये होता है विलय का भार। क्या होता है? विलय का भार और डिवाइडेड बाय विलय का मोलर भार। विलय का कौन चीज? विलय का मोलर भार। मोलर भार अब मल्टीप्लाई क्या होता है? विलियन का आयतन लीटर में। विलियन का आयतन लीटर में ये होता है फॉर्मूला। मतलब विलियन का मोलरता इक्वल टू विलय का भार डिवाइडेड बाय विलियन का मोलर भार या मोलर द्रव्यमान। मोलर भार या मोलर द्रव्यमान एक के बाद बात होता है गुना विलियन का आयतन लीटर में। तो देखो तो विलियन का भार कितना दे रखा है? 5 ग्राम। तो आप यहां लिखो 5 ग्राम डिवाइडेड बाय विलय का मोलर द्रव्यमान कितना है? 40 ग्राम पर मोल। तो ये हो जाएगा 40 ग्राम पर मोल मल्टीप्लाई विलियन का आयतन लीटर में। विलियन का आयतन लीटर में कितना है? 250 बट्टा 100। तो भैया यहाँ विलियन का आयतन लीटर में लिखिएगा 250 बट्टे 1000, और यहाँ विलियन का आयतन 250 बट्टे 1000 लिखिएगा तो 1000 तो ऊपर चल जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 1000 और नीचे क्या है? नीचे आ जाएगा 250। ठीक है, तो यहां से एक जीरो कैंसल, यहां से एक जीरो कैंसल, क्या होगी आपका? यहां से ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 50, 10 गुना 5 50 हो जाएगा, 2500 का 100 हो जाएगा। ये हो गया 100, ये कटेगा बराबर 1/2। 1/2 को क्या लिखिएगा? 0.5 m। तो इसका जो आंसर होगा वो बी नंबर होगा। तो आप आंसर बी लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने यहां सरल फॉर्मूला यूज किया है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सी सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र होता है? 17 क्वेश्चन कहता है। ये सब क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको ध्यान से समझे, हवाबाजी मत समझे। जो बताया जा रहा है उस टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जा रहा है जो फाइनल एग्जाम में 100% आएंगे। क्वेश्चन कहते हैं 17 नंबर, कौन सी सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र होती है? बेटा ताप पर वही सांद्रण इकाई डिपेंड करेगा जिसमें वॉल्यूम होगा, आयतन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मोलरता है इसमें आयतन नहीं होता है। इसका ये जो मोलरता है 1 नंबर में, इसमें आयतन नहीं होता है, ये आयतन पर डिपेंड नहीं करता है। तो आयतन पर डिपेंड नहीं करता तो ताप का प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। तो आप आंसर ए लिख सकते हैं। आप जल्दी नोट कीजिए, अगले क्वेश्चन हम बताते हैं। नोट कर लिए हो? चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता सुनो। कहता निम्न में कौन सा हाइड्रोक्साइड जल में अविलय होगा? देखो ध्यान से, कहता निम्न में कौन सा हाइड्रोक्साइड जल में अविलय होगा? अविलय मतलब जल में नहीं घुलेगा। विलय का विलयता या घुलनशीलता मतलब होता है घुलना।
यह क्वेश्चन कह रहा है इन निम्न में कौन सा हाइड्रोक्साइड जल में अविलय होगा, मतलब जल में नहीं घुलेगा। तो बेटा एक बात समझना, यहां जो BeMgCa दे रखा है ना, ये वर्ग 2 का एलिमेंट है। ध्यान से थोड़ा हम हिंस दे रहे हैं, वर्ग 2 का एलिमेंट है ये, वर्ग 2। ठीक है, कौन कौन एलिमेंट वर्ग 2 में? पहले कौन आता है? B, फिर कौन आता है? Mg, फिर कौन आता है? Ca, फिर कौन आता है? Ba। बेटा आप किसी वर्ग में जब ऊपर से नीचे आते हो ना, तो विलायता बढ़ता है, मतलब उसके घुलने की प्रवृत्ति बढ़ता है। और ध्यान सुनिए, वर्ग में ऊपर से नीचे आओगे तो घुलने की प्रवृत्ति बढ़ेगा, और नीचे से ऊपर जाओगे तो घुलने की प्रवृत्ति घटेगा। हाइड्रोक्साइड की बात हो रही है। अगर हाइड्रोक्साइड कंपाउंड है तो ऊपर से नीचे आओगे तो विलायता बढ़ेगा, और नीचे से ऊपर जाओगे तो विलायता घटेगा। इसका मतलब इसका आंसर नंबर ए होगा। कौन आंसर होगा? तो आप आंसर ए लिख सकते हैं। ये जो BeOH है ना, ये जो है ये जल में अविलय होगा, क्योंकि विलय का मतलब होता है कि हाइड्रोक्साइड का विलायता जो है वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विलायता बढ़ता है, और नीचे से ऊपर जाने पर विलायता घटता है। तो इसकी विलायता सबसे कम होगा, या कह सकते हैं कि ये जल में अविलय होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ता है, और नीचे से ऊपर जाने पर आकार घटेगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 19 का आता है कि जल में AB यौगिक को घुलाने पर वह पूर्णतः संयोजित होकर AB2 अणु के रूप में बदल जाता है। कहता है AB का आणविक द्रव्यमान 50 है, तो कहता है हिमांक विधि से ज्ञात इसका आणविक द्रव्यमान होगा। क्वेश्चन का कहना यह है, ध्यान सुनिए, यह क्वेश्चन कह रहा है आपको कि जल में AB यौगिक, मतलब AB कोई यौगिक या अणु है, को घुलाने पर, मतलब AB अणु को जल में घुलाया गया, वह पूर्णतः संयोजित होकर के, वो पूर्णतः मतलब जब AB अणु को जल में घुलाया गया तो वो पूर्णतः संयोजित होकर के, मतलब जुड़ करके क्या हुआ, संयोजित होकर के AB2 अणु के रूप में बदल जाता है। मतलब AB अणु को जल में घुलाया गया तो वो पूर्णतः AB2 अणु में बदल जाता है। तो कहता है कि AB का आणविक द्रव्यमान 50 है, तो कहता है हिमांक अवनमन विधि से ज्ञात इसका आणविक द्रव्यमान क्या होगा। देखो आपको इसका आणविक द्रव्यमान पूछ रहा है, किसका? AB2 का, AB2 का आणविक द्रव्यमान पूछ रहा है। देखो AB को जल में घुलाया गया है, ध्यान देखिए हम बता रहे हैं यहां पर। मान लो देखो AB को जल में घुलाने पर क्या बना? AB2, इसका मतलब AB का 2 अणु घुला होगा। तो आप यहां लिखेंगे 2AB, 2 अणु को एक्वस कराया गया, मतलब जल में घोला गया। तो 2 अणु को जल में घोला गया तो 1 अणु बना। ये कितना अणु हुआ? 1 अणु हुआ। AB के 2 अणु, क्योंकि यहां पर कहता है AB को जल में घुलाने पर AB2 अणु बनता है, इसका मतलब AB का 2 अणु घुलाया गया होगा तब इसका 1 अणु बना। अगर वन टू हाफ गुणक की बात करें तो यहां पर 2 अणु बना और यहां पर 1 अणु बना, तो वन टू हाफ गुणक यहां हो जाएगा 1/2। वन टू हाफ गुणक कितना हो जाएगा? 1/2। ठीक है, तो हमको पूछ रहा है इसका अनुभार क्या होगा। तो भैया AB का अनुभार दिया हुआ, देखिए AB का भार दिया हुआ है, AB का भार कितना दिया हुआ है? 50। तो हमको किसका भार पूछ रहा है? AB2 का। तो ये क्या हो जाएगा? देखो AB का भार 50 है तो AB2 का भार क्या हो जाएगा? 2 गुना 50, मतलब 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100। तो इसका आंसर जो होगा वो B नंबर होगा, B। तो आंसर आप B लिख सकते हैं, आंसर B। चलो क्वेश्चन नंबर 25 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 25 नहीं है, क्वेश्चन नंबर ये आपका 20 है, सॉरी 20। कहता है इनमें से सिर्फ कौन सी कण
अर्धपारगम झिल्ली एसपीएम से निकल सकते हैं। आपको मैंने अर्धपारगम झिल्ली पढ़ाया कि नहीं? सेमी परमिबल मेम्ब्रेन, ये आपको पढ़ाए हैं और आपने पढ़ा है कि अर्धपारगम झिल्ली से मतलब एसपीएम से केवल विलायक के कण ही आर पार हो सकते हैं, विलय का कण नहीं। तो ये तो आप थ्योरी में पढ़े हैं, इसका आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि एसपीएम द्वारा या अर्धपारगम झिल्ली द्वारा केवल विलायक के कण ही पार कर सकते हैं, विलय के कण नहीं। जैसे किशमिश का झिल्ली या फिर अंगूर का झिल्ली या फिर अंडा का झिल्ली, ये सब क्या है, या किसी जीव का आमाशय, ये सब अर्धपारगम झिल्ली है। तो अर्धपारगम झिल्ली से केवल विलायक के कण, विलायक मतलब जल, विलायक मतलब क्या? जल, केवल जल के कण ही पास हो सकते हैं, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपने ये क्वेश्चन समझा होगा। अब इसके बाद और 4 क्वेश्चन है विलियन का। देखो बाबू, ये हम अपने मन से क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, हम से जो भारती भवन की किताब है उसका श्रेष्ठ क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर फाइनल एग्जाम में नहीं आएगा, ये गारंटी है मेरा। चलिए आगे, बाकी 4 क्वेश्चन जल्दी नोट कीजिए, 6 क्वेश्चन बताते हैं। नोट कर लिए? चलो क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 21? कहता है HCl और H2O के एजियोट्रॉपिक मिश्रण में होगा 22.2% HCl, 48% HCl, 36% HCl, 20.2% HCl। एजियोट्रॉपिक मिश्रण हम पढ़ाए हैं। एजियोट्रॉपिक मिश्रण को, ये तो अंग्रेजी है, इसका हिंदी होता है स्थिर क्वाथी मिश्रण। अब मैंने पढ़ाया था कि जो स्थिर क्वाथी मिश्रण होता है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता है, ये 2 द्रवों का ऐसा मिक्सचर होता है जिसका द्रवीय अवस्था और वाष्प अवस्था में संगठन सेम होता है और एक निश्चित ताप पर उबलता है, जिसे प्रभावी आसवन विधि द्वारा जिसके अवयव को अलग नहीं किया जा सकता है। ऐसे मिश्रण को हम क्या कहते हैं? एजियोट्रॉपिक मिश्रण। ठीक है, एजियोट्रॉपिक मिश्रण जो है ये राउल्ट के नियम को फॉलो नहीं करता है। एजियोट्रॉपिक मिश्रण जो है ये अनादर्श मिश्रण होता है, ये आदर्श मिश्रण नहीं होता है। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है कि HCl और H2O के एजियोट्रॉपिक मिश्रण में होगा। भैया यहां मिश्रण किसका किसका बनाया गया? HCl का और H2O का, हाइड्रोजन क्लोराइड और जल को, मतलब जल के साथ हाइड्रोजन क्लोराइड को मिलाया गया, और ये मिश्रण जो है ये एजियोट्रॉपिक मिश्रण का एग्जाम्पल है। तो पूछ रहा है इसमें इस मिश्रण में HCl कितना प्रतिशत होगा? बेटा ये जो HCl है और H2 है, एजियोट्रॉपिक मिश्रण है, ये मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड और जल का जो मिश्रण होता है ये एजियोट्रॉपिक मिश्रण है, स्थिर क्वाथी मिश्रण है, और ये मिश्रण एक साथ 110 डिग्री सेल्सियस ताप पर उबलता है। अर्थात इस मिश्रण में ये जो जल है, जल होना चाहिए 78.8%, जल होना चाहिए इसमें 79.8%। मतलब ये जो मिश्रण है HCl और H2O का जो मिश्रण हो, ये एजियोट्रॉपिक मिश्रण होता है। इस मिश्रण में, और ये उबलता है एक साथ 110 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो इस मिश्रण में जल होना चाहिए 79.8%। तो 79.8% जल है, तो शेष कितना हो जाएगा? तो शेष कितना हो जाएगा? 100 में आप इतना को घटा दीजिए, तो 79.8 को घटाइएगा तो 2 हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा 0 हो जाएगा ना, 9 में ये 9 गया 7 2 2, मतलब इसका ऑप्शन जो होगा बेटा राइट, ये हो जाएगा डी नंबर। अर्थात एजियोट्रॉपिक मिश्रण में H2 होगा 79.8%
और उसमें जो HCl होगा वो होगा 20.2%। ये आंसर होगा। अगर आप एक्जोट्रोपिक मिश्रण पढ़े हैं टीचर के पास तो ये आप समझ गए होंगे, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है 22 नंबर, कहता है ए तथा बी घटकों युक्त विलियन राउल्ट के नियम का पालन करता है। आपको पता है कि राउल्ट के नियम आप पढ़े हैं कि राउल्ट के नियम के आधार पर जो विलियन होता है ये दो टाइप का होता है, एक होता है आदर्श विलियन, एक होता है अनादर्श विलियन। आदर्श विलियन वो होता है जो राउल्ट के नियम को फॉलो करता है, अनादर्श विलियन वो होता है जो राउल्ट के नियम को फॉलो नहीं करता है। तो कहता है ए तथा बी दो घटक है, इससे एक विलियन बनाया गया तो राउल्ट के नियम का पालन कर सकता है ये विलियन। अरे ए और बी दो घटक से विलियन बनाया गया, कहता है ये विलियन राउल्ट के नियम का पालन कर सकता है। ये थ्योरी में पढ़ाए हुए डायरेक्ट थ्योरी से पूछा हुआ है। ए बी के बीच आकर्षण बल ए तथा बी के आकर्षण से अधिक होता है। ए बी के आकर्षण बल ए तथा बी के आकर्षण बल से कम होता है। ए बी के आकर्षण बल ए तथा बी के आकर्षण के समान होता है। विलियन का आयतन विलय तथा विलायक के आयतन से भिन्न होता है। बेटा रॉल्ट के नियम के मुताबिक अगर दो पदार्थ से विलियन बना रही है, दो अवयव ए और बी से विलियन बना रही है, एक विलय है ए और एक विलायक बी है, इससे विलियन बनाया। मान लीजिए कि आप दो विलियन बनाया, उसमें विलियन में क्या होता है, विलय और विलायक होता है। मान लो कि विलय ए है और विलायक बी है, या फिर ऐसा मान लो कि विलय बी है विलायक ए है। तो ये राउल्ट के नियम को तब फ्लो करेगा जब ए बी के मध्य आकर्षण बल ए के मध्य आकर्षण बल और बी के मध्य आकर्षण बल के समान होगा, तब राउल्ट के नियम को फॉलो करेगा। क्योंकि राउल्ट के नियम को फॉलो कौन करता है, आदर्श विलियन। और आदर्श विलियन के लिए दो अवयवों के बीच जो आकर्षण बल होना चाहिए, ए बी के बीच जो आकर्षण बल होना चाहिए वो ए और बी के बीच आकर्षण बल के इक्वल होना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा सी नंबर। ये डायरेक्ट थ्योरी से है, आप थ्योरी उल्टा के पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, कहते गैस का आंशिक दाब P और गैस का मोल प्रभाव X के बीच ग्राफ खींचा जाए तो हेनरी नियतांक K का मान होगा। बेटा आप कहता है कि क्या कहता है, गैस का आंशिक दाब P और गैस का मोल प्रभाव X के बीच ग्राफ खींचा जाए तो हेनरी नियतांक क्या होगा। बेटा हेनरी का नियम आप पढ़े हो, हेनरी का नियम क्या पढ़े हो, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, है ना। कहा ना हेनरी साहब किसी गैस की विलेयता, किसी गैस की किसी द्रव में विलेयता उस गैस के आंशिक दाब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और वो गैस की मात्रा जो होता है मोल प्रभाव में होता है, यहाँ P आंशिक दाब है और X जो है गैस का मोल प्रभाव है। तो ये क्या होगा, आप समानुपाती हटाएंगे तो KH यहाँ जुटेगा, X हो जाएगा। अब आपको पता है कि P और X के बीच भी ग्राफ खींचेंगे तो वह ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन में। ये P है, ये X है, ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन में। और इस ग्राफ का यदि ढाल आप निकालिएगा तो ये ग्राफ का ढाल कितना निकलेगा, देखो यहां से निकलिए ना, ग्राफ का ढाल का मतलब क्या होता है, टेन थीटा। तो आप यहां से टेन थीटा निकालिएगा, टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बट्टा आधार। तो लंब P हो जाएगा, आधार X होगा, तो P/X हो जाएगा। अब P/X यहां देखिए तो P बराबर KH इंटू AX, तो H बराबर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ ये है हेनरी नियतांक का इक्वेशन, P बराबर KH इंटू X। तो KH बराबर कितना आएगा, P/X। इसका मतलब इस ग्राफ का ढाल जो है वो KH के बराबर है। किसके बराबर है, KH के बराबर, है ना। किसके बराबर है, KH के बराबर। तो आंसर क्या हो जाएगा, KH बराबर P/X, ये आंसर होगा। अतः इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो आप आंसर सी लिख सकते हैं। अगर आपने हेनरी नियतांक पढ़े या हेनरी का नियम पढ़े तो समझ गए होंगे। तो ये हमने 23 क्वेश्चन है और यहाँ जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन क्या है, गोताखोरों को जल में उतरने के लिए उनके सिलेंडर में O2 गैस के साथ भरी जाती है। भैया गोताखोर जब गहरे जल में उतरते हैं ना, तो जब तक वो जल में होता है, ध्यान से दो, गोताखोर जब गहरे जल में उतरता है तो जब तक वो जल में होता है तो उसको मजा आता है क्योंकि उसके गैस सिलेंडर में ऑक्सीजन होता है। लेकिन जब जल से बाहर निकलता है
तो ऑक्सीजन कमी के कारण उसको परेशानी होती है। तो हम क्या करते हैं, उसके सिलेंडर में हीलियम गैस को भर देते हैं। क्योंकि हीलियम गैस की विलेयता जो होता है ये कम होता है ऑक्सीजन का अपेक्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन, ए नंबर। ठीक है, हीलियम गैस। अतः गोताखोरों के सिलेंडर में ऑक्सीजन गैस के साथ हीलियम गैस को भरी जाती है, ये आपको पढ़ाया हुआ है थ्योरी में। ठीक है, और इसी के साथ विलियन का ऑब्जेक्टिव खत्म हुआ। अगले क्लास में हम आपको बताएंगे विद्युत रसायन, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन का ऑब्जेक्टिव बताएंगे। ठीक है, ध्यान से पढ़े, मन लगा के पढ़े। एग्जाम आपका करीब आ चुका है। आप अभी ज्यादा समय पढ़ाई पर लगाएं। अभी के डेट में घूमना फिरना बंद कर दे और ज्यादा समय पढ़ाई पर लगाएं। मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 2 नंबरिया क्वेश्चन की तैयारी करें ताकि आप एग्जाम में अव्वल आ सके।